मार्च का महीना शुरू हो चुका था। शीतल के घर का माहौल कुछ अलग ही था। शीतल एक समझदार और धैर्यवान बहू थी। जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ, इससे पहले कि माँ जी गुस्सा करने लग जाएं। वैसे भी माँ जी का गुस्सा बहुत बुरा है। लेकिन शीतल जितनी भी कोशिश कर ली, उसकी सासू माँ आशा जी पुरानी सोच की थी, जिन्हें हर बात में टोकने की आदत थी। वहीं शीतल की ननद निहारिका आग में घी डालने का काम बखूबी जानती थी। बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई, समय नहीं देखा है लगता है उसने। सो रही होगी महारानी। माँ ने भाभी को कुछ कहना बंद कर दिया है, इसलिए अब वो आपके सिर पर चढ़ती जा रही हैं। सुबह का समय था। शीतल रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी निहारिका बाहर से आई और अपनी माँ के कान भरने लगी। देखिए तो भाभी ने पोछा कैसा लगाया है, कोने कोने में धूल दिख रही है। अब तो बस होली आने वाली है, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि इस घर की बहू कितनी कामचोर है। हाँ, होली का समय, कब कौन सा मेहमान बिना बताए आ जाए पता भी नहीं चलेगा। मम्मी, आप भाभी को थोड़ा सा डांट कर रखा करो, ऐसे तो वो पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेगी। निहारिका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आशा जी ने तुरंत आवाज लगाई। ओ शीतल, जरा बाहर निकल रसोई से। ये क्या ढंग है काम करने का? सारा दिन रसोई में घुसी रहती है और सफाई के नाम पर जीरो। कल को कोई देखेगा तो मेरी ही परवरिश पर सवाल उठाएगा। शीतल बाहर आई। उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। वह जानती थी कि यह सब कुछ किया हुआ निहारिका का है। माँ जी, मैंने आज सुबह ही अच्छे से सफाई की है। निहारिका, अगर कहीं धूल रह गई है तो बता दो, मैं दोबारा कर देती हूँ। बताने की क्या जरूरत है भाभी, अपनी आँखों से देखो। पर नहीं, आपको तो बस सजने संवरने और पति की चापलूसी करने से फुर्सत मिले तब ना। तभी शीतल के पति राजेश कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उन्होंने भारी मन से कहा, शीतल को मत डांटो, उसे अब बहुत कुछ संभालना होगा। मेरी कंपनी ने छटनी कर दी है, मेरी नौकरी चली गई है। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। होली के ठीक पहले यह खबर किसी पहाड़ टूटने जैसी थी। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दिन बीतते गए। राजेश की नौकरी जाने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। जहां खुशियां होनी चाहिए थी, वहां तनाव ने डेरा डाल लिया। निहारिका और आशा जी का स्वभाव और भी कड़वा हो गया। अब देखो, घर चलाने के लाले पड़ रहे हैं और बहू रानी को देखो, अभी भी वैसे ही ठाठ हैं। सब किस्मत का खेल है। जब से ये आई है कुछ न कुछ अनहोनी हो ही रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारे परिवार को किसकी बुरी नजर लग गई है। शीतल सब सुनती, लेकिन वह चुपचाप कुछ सोच रही थी। उसे पता था कि रोने धोने से घर नहीं चलेगा। उसे कुछ करना होगा। अगर मैं भी माँ जी की तरह या नंद जी की तरह ऐसे ही रोती रहूंगी तो उससे कुछ नहीं होगा। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। एक दिन शीतल बाजार से कुछ सामान लेने गई। वहां उसने देखा कि उसकी पड़ोसन विमला बाजार के नुक्कड़ पर रंगों और गुलाल का एक छोटा सा स्टॉल लगाए बैठी थी। बाजार में भारी भीड़ थी और विमला का काम खूब चल रहा था। विमला ने शीतल को देखा तो आवाज दी, अरे शीतल, यहाँ आओ। देखो, इस बार मैंने रंगों का ठेला लगाया है। होली का सीजन है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, 2 पैसे घर में भी आ रहे हैं और मन भी लगा रहता है। विमला दीदी, क्या इसमें अच्छी कमाई हो जाती है? बिल्कुल, बस 4 दिन की मेहनत है और मुनाफा 2 गुना। तुम क्यों नहीं कुछ ऐसा करती? सुना है राजेश भाई की नौकरी चली गई है। शीतल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने तय कर लिया वह भी रंगों की दुकान लगाएगी, ताकि उसके परिवार वालों की थोड़ी दिक्कत काम हो जाए। जब शीतल घर पहुंची तो उसने अपना इरादा सबके सामने रखा। माँ जी, मैंने सोचा है कि इस होली पर मैं बाजार में रंगों और पिचकारियों की एक छोटी सी दुकान लगाऊंगी। ये सुनते ही निहारिका जैसे उछल पड़ी। उसे लगा उसे फिर से एक मौका मिल गया, अपनी भाभी के खिलाफ अपनी माँ को भड़काने का। क्या हमारे खानदान की बहू सड़क पर बैठकर रंग बेचेगी? छी छी, भाभी आपको शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे? मम्मी जी, देखा आपने,
अब ये हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। रोकिए इसे, नहीं तो कल को लोग कहेंगे कि आशा देवी की बहू बाजार में ठेला लगाती है। आशा जी कुछ देर चुप रही। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। निहारिका को लगा कि अब माँ शीतल की क्लास लेंगी, लेकिन आशा जी ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। चुप कर निहारिका, एक तरफ तेरी भाभी है जो इस मुसीबत की घड़ी में परिवार का बोझ हल्का करने की सोच रही है, और एक तरफ तू है जो सिर्फ आग लगाने का काम कर रही है। निहारिका की आंखें फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसे इस तरह से जवाब देगी, और वह बोली, पर मम्मी जी, लोग क्या कहेंगे? आप समझती क्यों नहीं हो? जो भाभी बोल रही है वो पूरी तरह से गलत है, और आप उनके साथ दे रही हो। लोग तब भी कहेंगे जब हमारे घर में खाने के लाले पड़ेंगे। अगर बहू हमारे और हमारे परिवार के लिए कुछ करना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आशा जी शीतल के करीब आईं और उसके सिर पर हाथ रखा। बहू, मुझे माफ कर देना। मैं अब तक सिर्फ तेरी कमियां देखती रही, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की असली लक्ष्मी है। तू दुकान लगा, मैं तेरे साथ हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं पूरे घर का काम भी अच्छे से संभाल लूंगी और दुकान भी चलाऊंगी, ताकि हमारे पास कुछ दिन खर्चे के पैसे आ जाएं। नहीं बहू, ये निहारिका घर में पड़े पड़े करती क्या है? ये घर का काम संभाल लेगी तो बस अपनी दुकान पर ध्यान देना, समझी? निहारिका यह बात सुनकर हैरान हो गई, लेकिन अपनी माँ के आगे वह कुछ बोल नहीं सकती थी। अगले ही दिन से तैयारी शुरू हो गई। आशा जी ने अपनी बरसों की बचत से कुछ पैसे शीतल को दिए। शीतल और राजेश बाजार से थोक में बेहतरीन गुलाल, पक्के रंग और फैंसी पिचकारियां ले आए। नौकरी से मिले हुए पैसों से मैं ये पिचकारी और रंग लेकर आ गया हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि ये सब बेचने में आसानी हो, ताकि मेरे नई नौकरी मिलने तक कुछ पैसे घर में आ जाएं। जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर मेहनत कर रहा है तो भगवान को भी हमारी मदद करनी ही होगी, तो फिक्र मत कर। आप निहारिका पूरे घर का काम किया करती। झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक सब जिम्मेदारी, ताकि शीतल बिना किसी चिंता के दुकान पर बैठ सके। निहारिका के पास अब कोई चारा नहीं था। वह जो कल तक दूसरों पर हुक्म चलाती थी, अब रसोई में पसीना बहा रही थी। कितना मुश्किल होता है घर का काम करना। मैं बेकार में ही भाभी पर गुस्सा किया करती थी, लेकिन भाभी ने अकेले ही सब कुछ संभाला हुआ था। बाजार में शीतल की दुकान सबसे अलग थी। उसने रंगों को सुंदर सजाया था और हर्बल रंगों पर जोर दिया था। आओ आओ, रंग ले लो, हर्बल रंग ले लो, त्वचा को भी बचाएं और होली भी मनाएं। आओ आओ, पिचकारी ले लो, रंग ले लो, रंग ले लो। देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ उमड़ने लगी। लोग उसकी सादगी और बात करने के तरीके से इतने प्रभावित हुए कि हर कोई वहीं से सामान खरीदने लगा। बहन जी, ये गुलाबी रंग कितने का दिया है? भाई साहब, एक रंग 50 का है, पर अगर आप 4 पैकेट लेते हो तो मैं 40 का लगा दूंगी। ठीक है बहन जी, आप मुझे 4 पैकेट दे दो। वैसे होली में तो रंगों की जरूरत होती है। तो फिर भाई साहब, आप ये पिचकारियां भी ले जाइए, बहुत अच्छी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। बहन जी, आपका सामान बेचने का तरीका बहुत अच्छा है और बातचीत करने का भी। आप ही पिचकारी भी दे दीजिए। होली के एक दिन पहले तक शीतल ने इतनी कमाई कर ली थी कि घर का सारा पिछला उधार चुक गया और आगे के कई महीनों का राशन आ गया। शाम को जब वह थकी हारी घर लौटी तो आशा ने उसका आरती उतार कर स्वागत किया। आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहू है। ऐसे ही मैं तेरा स्वागत तब भी किया था जब तू इस घर में लक्ष्मी बनकर आई थी, और आज तेरी वजह से ही इस घर में लक्ष्मी आई है। अब हमारा गरीब परिवार भी होली तेरी वजह से अच्छे से मना पाएगा। निहारिका, जो अब घर का काम कर कर के थक चुकी थी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शीतल के पास आई और बोली, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, लेकिन आपने इस घर को डूबने से बचा लिया।
साथ ही आपकी तरह काम करके मुझे एहसास हुआ कि आप कितना सब कुछ सहती थी। शीतल ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और निहारिका से प्यार से बोली, कोई बात नहीं निहारिका, परिवार में ऐसा होता रहता है। अब चलो, कल होली है, सब मिलकर मनाएंगे। उस साल की होली शीतल के परिवार के लिए सबसे यादगार रही। राजेश को भी एक नई नौकरी का बुलावा आ गया था। शीतल ने न केवल घर की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि अपनी सासू माँ का दिल जीतकर घर के क्लेश को हमेशा के लिए। संध्या सुबह सुबह रसोई में अपनी जॉइंट फैमिली के लिए खाना बना रही थी। तभी उसकी ननंद रोशनी रसोई में आकर उसे सुनाते हुए कहती है, भाभी, अभी तक खाना नहीं बनाया? आपका एक ही तो काम है घर संभालना, वो भी आप समय से नहीं कर सकती। आप जानती है ना कि आज ऑफिस में मेरा कितना जरूरी प्रेजेंटेशन है। बस 2 मिनट रुक जाओ रोशनी, आज मैं सबके लिए स्पेशल पुलाव बना रही थी, उसी में थोड़ा समय लग गया। मैं तुम्हारे लिए अभी सैंडविच तैयार करके लाती हूँ। तुम्हारा लंच तो मैंने पहले ही पैक कर दिया है। लंच पैक कर दिया और नाश्ता बनाया नहीं गया? कितनी आलसी हो गई हैं आप, पता नहीं माँ आपको कैसे झेलती हैं। रोशनी ये बोलकर चली जाती है। संध्या उसकी बातें सुनकर उदास हो जाती है और आंखों में आंसू लेकर भावुक होकर खाना बनाती रहती। वह पूरा दिन घर के काम में जुटी रहती। दोपहर में जब उसे थोड़ा आराम करने का समय मिला और वह खाना खाने बैठी, तभी उसका बेटा पिंकू स्कूल से वापस आ गया। वह अपने जूते और बैग इधर उधर फेंककर शरारत करने लगा। तभी वहां संध्या की सास कमला जी आ गईं। ये क्या है संध्या, तेरा बेटा स्कूल से आ गया है, ये नहीं कि उसके कपड़े बदलवा दे, उसे खाना खिला दे, खुद महारानी की तरह खाना खाने बैठी है। माँ जी, मैं तो सुबह का नाश्ता अब करने बैठी हूँ, घर के कामों से समय ही नहीं मिला। आप बस इसके कपड़े बदलवा दीजिए। अरे कर लो बात, गरीब घर की बहू लेकर आई थी ये सोचकर कि वो हाथ बटाएगी, घर संभालेगी, लेकिन एक तो तू गवार है और ऊपर से कामचोर। अपने खुद के बेटे का ध्यान रखने के लिए भी तुझे सास की जरूरत है, कैसी बहू है तू। संध्या को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह निवाला छोड़कर दुखी मन से उठी, बेटे का सामान सही जगह रखा और उसे खाना खिलाया। संध्या की जिंदगी ऐसे ही अपमान के बीच कट रही थी। एक दिन जब वह बाजार गई तो उसे उसकी पुरानी सहेली मिली। संध्या, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? पहले तो तू कितनी खुश रहती थी, तेरे चेहरे की तो चमक ही चली गई है। ये सब तो चलता रहता है यार, अब शादी हो गई है, घर परिवार में ही सारा समय गुजर जाता है। परिवार का मतलब ये नहीं कि तू खुद को भूल जाए। अगर तू सिर्फ हाउसवाइफ ना होकर खुद का कुछ काम कर रही होती तो शायद घर वाले तुझे इतना परेशान नहीं करते। मैं अपना काम कैसे कर सकती हूँ? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और गरीब घर से हूँ। मेरे पास ना पैसे हैं, ना इतनी हिम्मत की स्टैंड ले सकूं। तू देख, तू कितनी खुश है अपनी जिंदगी में। देख संध्या, मेरे घर वाले अमीर थे, लेकिन दहेज का सारा पैसा ससुराल वाले लेकर बैठ गए। मैंने जो भी किया अपने दम पर किया। आज मैं अपना खुद का पार्लर चलाती हूँ, तो कभी मेरे पार्लर आना। सहेली की बातें संध्या के दिल में घर कर गई। उस रात वह सो नहीं पाई। अगले दिन संध्या अपनी सहेली के पार्लर पहुंची। आ गई संध्या, देख मैं तुझे ब्यूटी पार्लर का काम तो सिखा सकती हूँ, लेकिन क्या तुझे इसमें दिलचस्पी है? क्योंकि मैंने तुझे कभी भी ज्यादा तैयार होते हुए नहीं देखा है। सच बताऊं तो मुझे सजने संवरने से ज्यादा खाना बनाने और खिलाने का शौक है। बचपन में माँ कहती थी कि मेरे हाथ के मसालों में जादू है और सब लोगों को मेरे हाथों का खाना पसंद भी बहुत आता था। अरे तो फिर पार्लर क्यों? आजकल घर के बने खाने की शहर में बहुत डिमांड है। तू अपना खुद का टिफिन सर्विस क्यों नहीं शुरू करती? कभी कभी तो मुझे जब बहुत ज्यादा आलस आता है तब मैं भी बाहर से ही खाना मंगवाती हूँ। संध्या को अपनी सहेली की यह बात बहुत अच्छी लगती है। संध्या घर वापस आई और उसने बहुत हिम्मत जुटाकर, जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था, तब उसने अपनी सास और पति से इस बारे में बात की। माँ जी, मैं घर के काम के साथ साथ अपना एक छोटा सा टिफिन का काम शुरू करना चाहती हूँ। मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन मेरी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए ना।
अरे सुन लो भाई, अब ये महारानी बाहर खाना बेचेंगी। घर का काम तो तुझसे होता नहीं, अब बाहर जाकर हमारी नाक कटवाएगी। और पैसे कहाँ से आएंगे तेरे पास? तेरे गरीब बाप के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। अब ये चाहती है कि हम इसे घर बैठे खाना भी खिलाएं और इसके फालतू के काम के लिए पैसे भी दें। सही कह रही हैं माँ। भाभी आप घर संभालो, वही बहुत है। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती, और आपके बस की तो बिल्कुल नहीं है। आपको बस घर संभालना आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। संध्या का दिल फिर से टूट गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने गहने जो उसकी माँ ने उसे शादी में दिए थे, उन्हें अपनी सहेली की मदद से गिरवी रखा। उन पैसों से उसने कुछ बड़े बर्तन और राशन खरीदा। उसने अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटी सी रसोई तैयार की। अगर मेरे ससुराल वाले मेरा साथ नहीं देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ हासिल नहीं कर सकती। जब मैंने ठान ही लिया है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, तो फिर डरना किस बात का। संध्या सुबह 4 बजे उठ जाती। वह जॉइंट फैमिली का सारा खाना बनाकर रख देती और फिर अपने ऑर्डर के लिए टिफिन तैयार करती। शुरुआत में उसे सिर्फ 2 से 3 ऑर्डर मिले, लेकिन जो भी उसका खाना खाता वह उसका दीवाना हो जाता। उसे ग्राहकों के कॉल्स आने लगे। संध्या बहन, आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे तो मैंने एक ही दिन के लिए टिफिन मंगवाया था, लेकिन अब से मैं हर महीने आप ही से खाना मंगवाऊंगा। संध्या बहन, हम 4 लड़के एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं। हमें खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। आप हम चारों के लिए रोज टिफिन भिजवा दिया कीजिए। संध्या ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने कोशिश की और वह कामयाब भी हो रही थी। एक दिन रोशनी के ऑफिस में कुछ मेहमान आने वाले थे और अचानक उनका केटरिंग वाला मना कर गया। भाभी, आज ऑफिस में बड़ी मुसीबत हो गई है। बॉस ने कहा है कि अगर 1 घंटे में अच्छा खाना नहीं मिला तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तुम फिक्र मत करो रोशनी, मेरे पास 20 लोगों का खाना तैयार है। मैं अभी पैक कर देती हूँ। उस दिन रोशनी ने मजबूरी में संध्या का खाना ऑफिस पहुंचाया। दोपहर को रोशनी का फोन आया। भाभी, बॉस और क्लाइंट्स को खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने पूछा है कि ये कौन सा बड़ा रेस्टोरेंट है। उन्होंने आपको कल की बड़ी पार्टी का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है रोशनी कि तुम्हारे मालिक को मेरे हाथों का खाना पसंद आया। मैंने वो खाना बहुत दिल से बनाया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ननद की उसके ऑफिस में इंसल्ट हो। धीरे धीरे संध्या का नाम पूरे शहर में फैल गया। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा संध्या की रसोई। अब वह केवल टिफिन नहीं बल्कि बड़ी बड़ी शादियों और पार्टियों में केटरिंग का ऑर्डर लेने लगे। उसने अपने साथ मोहल्ले की 10 और जरूरतमंद महिलाओं को काम पर रख लिया। अब संध्या के पास खुद की कार थी और उसका अपना एक बड़ा ऑफिस भी। एक शाम जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी सास और ननंद चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ माँ जी, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई बात हो गई है क्या? आप तो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। बहू, आज पड़ोस वाली शर्मा जी की बहू कह रही थी कि तुम्हारी बहू तो शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन बन गई है। मुझे अपनी बातों पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने तुझे हमेशा गरीब और गवार कहा, लेकिन तूने तो हमें पालने की हिम्मत दिखा दी। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं डिग्री लेकर भी वो नहीं कर पाई जो आपने अपने हुनर से कर दिखाया। आज मुझे समझ आया कि पैसा और रसूख घर से नहीं बल्कि मेहनत से आता है। सच में आपने मुझे कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया। माँ जी, परिवार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आपने मुझे ताने दिए, शायद इसीलिए मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की आग पैदा हुई। मैं आज की आपकी वही बहू हूँ। अब से मैं भी तेरे काम में मदद करवाया करूंगी, ताकि जिस तरह तेरा नाम हो रहा है उसी तरह मेरा भी नाम हो। तूने मुझे बताया कि एक गृहस्थ महिला का जीवन शादी के बाद खत्म हो जाए, ये जरूरी नहीं। जब मेरी बहू अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती है तो उसकी सास क्यों नहीं कर सकती? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अगर मुझे देखकर आपको प्रेरणा मिलेगी तो फिर इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती।
मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप भी मेरी मदद करना चाहती हैं। देखना, धीरे धीरे हम दोनों का ये स्टार्टअप बहुत ज्यादा मशहूर हो जाएगा। और जब आप दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मैं भी अपनी ऑफिस की नौकरी छोड़कर आप लोगों के साथ ही काम पर लग जाऊंगी। अपने काम का तो मजा ही अलग होता है। हम लोगों ने तो हमारी फैमिली और हमारे खानदान को वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब समझा दिया। सच में भाभी, मुझे आप पर बहुत गर्व है। संध्या ने अब एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर दिया था। उसने एक ऐसी ऐप लॉन्च की जहां घर की दूसरी महिलाएं भी अपना खाना बेच सकती थीं। जिस बहू को कभी एक वक्त की शांति की रोटी नसीब नहीं होती थी, आज वह हजारों लोगों को रोजगार दे रही थी। संध्या ने साबित कर दिया कि गरीबी या कम पढ़ाई लिखाई कभी रुकावट नहीं बनती अगर आपके पास कुछ कर गुजरने का हौसला हो। आज संध्या का परिवार उसके पीछे नहीं, बल्कि उसके साथ गर्व से खड़ा रहता है। ये कहानी है बेलापुर गांव की। आज भी जब बेलापुर गांव में झमाझम बारिश होती है तो कीर्ति खिड़की से बारिश को देखते हुए कहती है, हे भगवान, कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। अब पूरे गांव में कीचड़ हो जाएगा और मुझे बच्चों को भी लेकर आना है। तभी उसकी सास कहती है, ये बेलापुर की बारिश है, थोड़ी देर बरसेगी और पूरे गांव को कीचड़ से गंदा कर देगी। थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी, तब तुम बच्चों को लेने चली जाना। मुझे तो मेरे मोहन की चिंता है, जो इतनी बारिश में भी लकड़ियां काटने गया हुआ है। बारिश तो रुक जाती है, लेकिन कीचड़ चारों ओर फैला हुआ था। अब कीर्ति अपनी साड़ी संभालकर बच्चों को स्कूल से लेने के लिए बाहर जाती है। तभी वह देखती है कि शकुंतला ताई कीचड़ की वजह से फिसल जाती है और कीर्ति कहती है, अरे देखिए, आप कैसे गिर गईं। जब आपको पता है कि गांव में थोड़ी सी बारिश में ही इतना कीचड़ हो जाता है, तो फिर बाहर कम ही निकला कीजिए। कीर्ति ने इतना कहा ही था कि तभी उसका भी पैर फिसल गया और वह कीचड़ में गिर पड़ी। शकुंतला ताई हंसते हुए कहती हैं, अब तू भी कम ही निकला कर। इस गांव का हाल तो बदला नहीं जा सकता, और देख हमारा हाल बदल गया। दोनों कीचड़ में भूतनी लग रही हैं। अब शकुंतला और कीर्ति हंसने लगती है। कीर्ति बच्चों को लेने के लिए स्कूल की तरफ चली जाती है। वह अपने दोनों बच्चों मनोज और अनुष्का का हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल से ला रही होती है कि तभी देखती है कि बिरजू काका की साइकिल फिर से कीचड़ में फंस गई है। अनुष्का कहती है, ओह माँ, देखो ना, हफ्ते में तीसरी बार बिरजू काका की साइकिल इस कीचड़ में फंसी है। कोई बात नहीं अनुष्का, चल तू संभल कर चल, हम घर चलते हैं। बिरजू काका को तो अब इस कीचड़ से अपनी साइकिल निकालने की आदत पड़ गई है। कीर्ति अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है, लेकिन पूरा गांव इसी बात से परेशान था कि आखिर इस कीचड़ की समस्या का क्या समाधान किया जाए। शाम को जब वह अपने बच्चों और परिवार के लिए रोटियां बना रही होती है, तभी उसकी सास रोटियां देखकर कहती है, बहू, तेरा जीवन अब कितना अच्छा हो गया है। 2 बच्चे हैं, एक समझदार और कमाने वाला पति है, लेकिन फिर भी तुझे अभी तक ढंग की रोटियां बनानी नहीं आई। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं और अच्छी रोटियां बनाने की कोशिश करती हूँ। कीर्ति ज्यादा बहस नहीं करती और फिर से रोटियां बनाने लग जाती है। थोड़ी ही देर में मोहन भी गीली लकड़ियां लेकर घर आता है। वह उन्हें आंगन में रखकर घर के अंदर घुसते हुए कहता है, एक तो ये बेलापुर की बारिश और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला कीचड़। सारी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, जिस वजह से शहर में भी उन्हें सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है। अजी, अब क्या किया जाए। मैं तो आज खुद भी शकुंतला ताई के साथ कीचड़ में गिर गई थी और बिरजू काका की साइकिल फिर से कीचड़ में फंस गई थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। मोहन हाथ मुंह धोने चला जाता है और कीर्ति परेशान होकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन मोहन को अपने शहर के दोस्त राहुल का कॉल आता है, जिसे वह शहर में लकड़ियां बेचा करता था। उसे किसी काम से बेलापुर गांव आना था और मोहन उसे अपने घर आमंत्रित करता है। कीर्ति उसके लिए खीर बनाकर ले आती है
अरे वाह भाभी, मुझे तो खीर बहुत पसंद है। आपने तो मेरा दिन बना दिया। बेलापुर की इस बारिश में ये मीठी मीठी खीर तो कुछ अलग ही स्वाद देगी। राहुल बेटा, अगर ऐसा है तब तो ना ही बेलापुर में बारिश कम होती है और ना ही खीर की कोई कमी है। तुम खाओ। जब राहुल खीर खाता है तो उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और वह कहता है, भाभी ये खीर तो अमेजिंग है, बहुत बढ़िया बनी है और इसका स्वाद भी बहुत अनोखा है। इसमें आपने कुछ अलग डाला है क्या? बताइए ना, अगर ये आपकी सीक्रेट रेसिपी ना हो तो। नहीं नहीं देवर जी, सीक्रेट जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं बताऊंगी तो आप हंस दोगे। हंस दूंगा? आखिर ऐसा क्या डाला है आपने इसमें कि मैं हंस दूं? इसमें मखाने का असर है, इसलिए आपको इसका स्वाद थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वे खीर को गाढ़ा कर देते हैं। मखाने? ये क्या होते हैं? मुझे इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। देवर जी, मखाने कीचड़ में बनते हैं और आप तो जानते ही हैं कि बेलापुर में कितनी बारिश होती है, इसलिए यहाँ कीचड़ की कोई कमी नहीं है और यहाँ मखाने बहुत मात्रा में होते हैं। राहुल यह बात सुनकर सचमुच हैरान रह जाता है और फिर कहता है, भाभी सच में अगर यहाँ इतने मखाने होते हैं तो ये कमाल की बात है। अगर मैं गांव का होता तो मखाने का बिजनेस शुरू कर देता। आपको पता है, मखाने की गिनती भी ड्राई फ्रूट्स में होती है और ये शहर में बहुत महंगे बिकते हैं। राहुल हैरान था, लेकिन उसका ध्यान अभी सिर्फ खीर खाने पर था। रात का समय था, कीर्ति बर्तन साफ कर रही होती है कि तभी उसके मन में एक विचार आता है। जब राहुल भैया दूर शहर के होकर मखाने का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, तो मैं मखाने का बिजनेस क्यों नहीं कर सकती? और अगर मैंने मखाने का बिजनेस किया तो हमारे गांव को भी तो तरक्की मिलेगी। कीर्ति मन ही मन ये सोचती है, लेकिन वह जानती थी कि ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। अगले दिन राहुल गांव में अपनी मीटिंग करने के बाद वापस घर आता है और सब लोगों से विदा लेने लगता है। चलिए अब मैं चलता हूँ। मुझे बेलापुर गांव में लकड़ियों के एक कॉन्ट्रैक्ट पर बात करनी थी। वो काम हो गया है। मोहन, तुम मुझे ऐसे ही लकड़ियां भिजवाते रहना। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 तरह का और बिजनेस शुरू कर दूं, लेकिन कोई आइडिया नहीं आ रहा। राहुल की यह बात सुनकर अचानक कीर्ति को एक उम्मीद मिलती है और वह कहती है, भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरीका है। कल रात आपने ही कहा था कि अगर आप इस गांव के होते तो मखाने का बिजनेस शुरू कर देते। मैं इस गांव की हूँ और मखाने का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे? मैं आपको मखाने तैयार करके दिया करूँगी और आप उन्हें शहर में बेच देना। ये कैसी बातें कर रही है बहू? चूल्हा चौका तो तू ढंग से संभाल नहीं पाती और अब तुझे बिजनेस करना है? भाभी की बात बिल्कुल ठीक है माँ जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए मैं आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हूँ। राहुल यह कहकर चला जाता है और कीर्ति को एक नई उम्मीद मिलती है। शुरू में तो सास आशा थोड़ा मुंह बनाती है, लेकिन कीर्ति मखाने इकट्ठा करने लगती है और उन्हें राहुल को भेजने लगती है। धीरे धीरे गांव की अन्य औरतें भी उसके साथ काम करने लगती हैं। कीर्ति, आज मैंने 5 किलो मखाने जमा किए हैं और इस महीने मेरे कुल 25 किलो मखाने हो गए हैं। ताई, ये तो बहुत अच्छा है और इसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलेगी। मैं राहुल भाई साहब को सारे मखाने इकट्ठा करके भिजवा दूंगी। ये सब कुछ आशा भी देख रही थी और अब उसे एहसास होने लगा कि कीर्ति उसके और उसके परिवार के लिए कितना कुछ कर रही है। अब आशा कीर्ति के पास आकर कहती है, मुझे माफ कर देना बहू, तूने अकेले घर भी संभाला, बच्चों का भी ख्याल रखा और अपना ये मखाने का व्यवसाय भी शुरू किया, और मैं जब देखूं बस तुझे ताने ही दिया करती थी। कोई बात नहीं माँ जी, मन का दुख तो अपनों से ही होता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब से हम दोनों मिलकर ये मखाने का काम करेंगे। इससे हमारी भी तरक्की होगी और इस गांव की भी। आशा भी खुशी से कीर्ति के सिर पर प्यार से हाथ रखती है। अब आशा घर के कामों में उसकी मदद करती और कीचड़ से मखाने बनाने के काम में भी सहयोग करने लगी। ऐसे ही एक दिन राहुल बहुत सारे पैसे लेकर कीर्ति के पास आता है और कहता है, भाभी, आपकी तरकीब तो बहुत अच्छी थी। आपके साथ साथ मुझे भी बहुत फायदा हो रहा है।
ये हमारी पहले महीने की कमाई है। अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो 6 महीने के अंदर बेलापुर गांव का नक्शा ही बदल जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ। बेलापुर गांव सालों से कीचड़ में डूबा हुआ है। अब समय आ गया है कि इसी कीचड़ से वो कमल खिले जो बेलापुर गांव के नाम से मशहूर हो जाए। कीर्ति सब लोगों को उनका हिस्सा बांट देती है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। अब कीर्ति ने अच्छे पैसे जमा कर लिए थे। उसने अपने गांव का घर भी पक्का बनवा लिया था और शहर में भी 2 छोटी फैक्ट्रियां शुरू कर दी थी। अब वह राहुल के साथ काम करने के साथ साथ फैक्ट्री में मखाने तैयार करवा कर अलग अलग फ्लेवर में पैक कर सप्लाई करने लगी थी। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन मोहन घर आया और बोला, सच में कीर्ति, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैंने सुना था कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ से मखाने का व्यवसाय करके तुमने हम सबकी किस्मत बदल दी। अब बिरजू काका की साइकिल कीचड़ में नहीं फंसती और शकुंतला ताई को भी चलने में दिक्कत नहीं होती। गांव के कई लोगों को मखाने से रोजगार भी मिला है। राघव के पिता की कंपनी डूब रही थी और उन्हें एक बड़ी कंपनी के CEO से मिलना था। बस इस कंपनी के मालिक से हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो मेरी कंपनी बच जाएगी, वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। और अभी हमें काजल की शादी भी करनी है। सब कुछ ठीक होगा जी, आप बस भरोसा रखिए। राघव के पिता और माँ एक आलीशान ऑफिस पहुंचते हैं। सुना है इस कंपनी की CEO बहुत सख्त है, जरा संभल कर बात करना। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुलता है, अंजलि एक सीधी सादी लड़की है जो गोबर के उपले भी ऐसे थापती है जैसे कोई पेंटिंग बना रही हो। उसे हर काम अच्छे से और सजा संवार कर करने की आदत थी। उसके पिता मजदूरी करते हैं और माँ बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ हुक्म चलाती है। अरे अंजलि, जल्दी जल्दी गोबर का काम खत्म कर ले और फिर मेरे लिए चाय बना दे, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। माँ बस थोड़ी देर रुक जाओ, ये काम खत्म करके मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और फिर पढ़ने के लिए बैठती हूँ। आज मेरी छुट्टी है तो सोच रही हूँ कि ज्यादा पढ़ाई कर लूँ। अरे पढ़ लिख कर कौन सी कलेक्टर बन जाएगी तू? बनना तो तुझे किसी के घर की बहू ही है, इसलिए घर के काम पर ज्यादा ध्यान दे, समझी? अंजलि की माँ को अच्छा नहीं लगता था कि अंजलि पढ़ाई पर ध्यान दे। जहाँ उसके पिताजी उसकी पढ़ाई का सपोर्ट किया करते थे, वहीं उसकी माँ उसे घर के काम करने के लिए कहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, ऐसे ही कुछ सालों के संघर्ष के बाद अब अंजलि कॉलेज में दाखिला ले लेती है। वैसे तो उसकी माँ उसके इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन वह अपने परिवार वालों को तैयार कर ही लेती है। अंजलि कॉलेज पहुंचती है। वहां उसका दोस्त राघव है जो अमीर है, पर उसका दिल अंजलि के फटे हुए स्कूल बैग पर आ गया है। अंजलि जैसे ही कॉलेज में एंटर होती है तो वह उसे देखकर कहता है, अंजलि कितनी सिंपल है, कितनी अच्छी है, अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी ज्यादा डेडिकेटेड है। मैं इसे कब अपने दिल की बात बता पाऊंगा कि मैं इसे सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानता, मैं इसे पसंद करता हूँ। राघव अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है कि तभी अंजलि उसके पास आती है और कहती है, अरे राघव, किन ख्यालों में हो? कोई आज भी किसी अप्सरा का सपना देख लिया है क्या? जल्दी चलो वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। अब अंजलि और राघव लेक्चर लेने के लिए चले जाते हैं। राघव ने सोचा, क्यों ना अंजलि से अपने प्यार का इजहार करने से पहले अपने घर वालों को सारा सच बता दूं। जब वह अपने घर वालों को ये सब कुछ बताता है तो राघव के पापा कहते हैं, राघव, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम जैसी गरीब लड़की को इस घर की बहू बनाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी भी समाज में इज्जत है। पापा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अब राघव के परिवार वाले उसकी शादी अंजलि से करवाने के लिए मान जाते हैं और अंजलि के परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं कि उन्हें राघव जैसे अच्छे घर का रिश्ता अपनी बेटी के लिए मिल रहा है। वही अंजलि राघव से बोलती है, राघव, तुम सच में चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें? हाँ अंजलि, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां और अपनी जिंदगी में वो इम्पोर्टेंस दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी है।
राघव, तुम्हारे घर वाले मुझे तुम्हारी जिद की वजह से एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन वे मुझे कभी भी वो इज्जत नहीं दे पाएंगे। तुम मुझ पर विश्वास रखो अंजलि, तुम मेरे भरोसे उस घर में जा रही हो, तो मैं वहां कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। बस मेरा हाथ थाम लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अंजलि। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा अब तुम्हें और पढ़ा लिखा नहीं सकते, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हारी पढ़ाई कभी भी बंद नहीं होने दूंगा। तुम अपने करियर में जो करना चाहती हो वो करना, और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, एक अच्छे जीवन साथी की तरह। अंजलि भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पिता के बाद पहली बार उसे किसी ने यह बात कही थी। राघव और अंजलि एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और इस तरह दोनों ही शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। धीरे धीरे अंजलि को भी राघव से प्यार हो ही जाता है। अब अंजलि ससुराल आती है। सास और ननद उसे ऐसे देखती हैं जैसे कोई म्यूजियम का पुराना पुतला हो। ओहो, ये देखो महारानी को साड़ी पहनी है या लपेटा है, और ये बात करने का तरीका जी और हाँ के अलावा कुछ आता है? मम्मी, ये तो हमारे घर के झाड़ू पोछे के लिए एकदम फिट है। भैया भी न जाने कैसी पत्नी को उठाकर लेकर आ गया है। दोनों सास और ननद अंजलि का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तभी रसोई में राघव आ जाता है और अपनी माँ और बहन को जवाब देते हुए कहता है, माँ, वो पढ़ेगी। मैं उसके लिए लैपटॉप लाया हूँ। भले ही अंजलि ने मुझसे शादी करने के लिए अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी हो, लेकिन वो घर से पढ़ाई करेगी और मैं उसके करियर में उसका पूरा सपोर्ट करूंगा। लैपटॉप? अरे, घर की बहू पढ़ाई लिखाई करते हुए अच्छी लगती है क्या? और ये पढ़ाई लिखाई तो तब करेगी ना जब इस घर के काम से फुर्सत मिलेगी। जा अंजलि, रसोई में जा और 50 लोगों के लिए कचौड़ी बना। जी माँ जी, जैसा आप कहे। अब अंजलि बिना कुछ कहे कचौड़ियाँ बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही सब लोग नाश्ता करते हैं। कुछ दिनों में सारे रिश्तेदार भी घर से चले जाते हैं। अब अंजलि लैपटॉप पर पढ़ाई भी करती है और पूरे घर का काम भी करती है। एक दिन अंजलि देर से सोकर उठती है और उसके बाद वह ऑनलाइन क्लास लेने लगती है। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और कहती है, ये सब क्या है अंजलि? तूने समय देखा है? अभी तक तूने हम सबके लिए नाश्ता नहीं बनाया है और ये लैपटॉप लेकर पढ़ने बैठ गई है। घर की बहू पढ़ते हुए अच्छी नहीं लगती। माफ कर दीजिए माँ, पढ़ाई में समय का पता ही नहीं चला। मैं अभी सब लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। तभी कमरे में राघव आता है और उसके पिताजी भी। और राघव कहता है, माँ, आज नाश्ता काजल भी तो बना सकती है ना। जब पता है कि अंजलि पढ़ रही है तो उसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? राघव, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि घर की बहू घर का काम करते हुए अच्छी लगती है, पढ़ाई लिखाई करते हुए नहीं। अगर ऐसे इतना ही पढ़ाई लिखाई करनी थी तो इस घर में बहू बनकर आने की क्या जरूरत थी? अब ये बहू बनकर आई है तो इसे घर के सारे फर्ज निभाने पड़ेंगे। राघव अंजलि के लिए उसका सहारा बनकर खड़ा हुआ था, लेकिन राघव को यह सब कुछ करते देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और वह कहती है, राघव जी, आप अपनी मम्मी पापा से बहस मत कीजिए। माँ जी, माफ कर दीजिए। जो आज गलती हो गई वो फिर कभी नहीं होगी। मैं घर का सारा काम भी सही समय पर कर दिया करूंगी और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दूंगी। किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब अंजलि ये कहती है और रसोई में सब लोगों के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। उसके घर वाले जानबूझकर उससे ज्यादा काम करवाया करते हैं ताकि उसे पढ़ने का समय न मिले, लेकिन अंजलि सोने की जगह पढ़ाई पर ध्यान दिया करती है, जिस वजह से कुछ दिनों में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी राघव उसे अस्पताल लेकर जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं, जी देखिए, अच्छा रेस्ट ना लेने की वजह से और ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। इनका अच्छे से ध्यान रखिए, वरना उनकी हालत क्रिटिकल भी हो सकती है। अब राघव घर आता है। अंजलि की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वह अपने घर वालों से कहता है, बस बहुत हुआ पापा, आप मुझे जायदाद से बेदखल कर दो, पर मैं अंजलि को कचौड़ी मशीन नहीं बनने दूंगा। आप लोग उसकी बेचारी हालत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और उसे बस घर का काम करवाते रहते हैं। हम जा रहे हैं। जा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सड़क पर भीख मांगना, और जब अकल ठिकाने आएगी तभी यहाँ पर माफी मांगने के लिए आ जाना।
राघव और अंजलि एक छोटे कमरे में रहने लगते हैं। राघव अच्छे से कंपनी में ओवर टाइम करता और अंजलि ने लैपटॉप पर दिन रात कोडिंग और बिजनेस सीखा। 1 साल बाद राघव के पिता की कंपनी डूब रही थी और उन्हें एक बड़ी कंपनी के CEO से मिलना था। बस इस कंपनी के मालिक से हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो मेरी कंपनी बच जाएगी, वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। और अभी हमें काजल की शादी भी करनी है। सब कुछ ठीक होगा जी, आप बस भरोसा रखिए। राघव के पिता और माँ एक आलीशान ऑफिस पहुंचते हैं। सुना है इस कंपनी की CEO बहुत सख्त है, जरा संभल कर बात करना। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुलता है, सामने अंजलि टिप टॉप सूट पहनकर बैठी होती है और मजे से लैपटॉप पर टाइप कर रही होती है। नमस्ते ससुर जी, कहिए कितनी कचौड़ियाँ, मेरा मतलब है कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? अंजलि, तुम यहाँ? और ये लैपटॉप वही है ना जो राघव ने तुम्हें अपनी कमाई के पैसों से खरीद कर दिया था? ये अभी तक तुम्हारे पास है? मुझे माफ कर दो। माँ जी, आपने सिखाया था कि काम कैसे करते हैं, मैंने बस काम का तरीका बदल दिया। और रही बस ये लैपटॉप की बात, तो मुझे लोगों और उनकी मेहनत की कद्र करनी आती है। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ से निराश करके नहीं भेजूंगी। अब अंजलि अपने ससुर के साथ अपनी डील को फाइनल कर लेती है। इस तरह उसके ससुर की कंपनी बच जाती है। उसके साथ ससुर को अपनी गलतियों का एहसास तो होता है, लेकिन अंजलि और राघव अब अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे, इसलिए वह वापस उन लोगों के साथ रहने के लिए नहीं जाते। सीमा को अभी शादी करके अपने नए ससुराल आए पहला ही दिन हुआ था, तभी वह देखती है कि उसके ससुर बैठे हुए थे और वह जोर से खांसते हैं। तभी उसकी सास गरिमा पानी लेकर आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, ससुर जी तो बस खांसे ही थे और माँ जी तुरंत पानी लेकर आ गईं। ये कितना गहरा रिश्ता है जो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझ लेता है। सीमा ये देखकर खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद महेश अपनी पत्नी को आवाज देता है, गरिमा सुनो, समय हो गया है और कितनी देर लगेगी तुमको? महेश ने इतना कहा ही था कि तभी गरिमा हाथ में कड़क चाय लेकर आ जाती है। सीमा ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी और वह कहती है, इसका मतलब ससुर जी के इशारे पर माँ जी सारे काम कर देती हैं और सब कुछ समझ भी जाती हैं कि कब क्या करना है। इनका रिश्ता तो बहुत ज्यादा गहरा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब सीमा को शादी करके घर में आए 1 महीना हो गया था। सीमा सारे घर का काम संभालती, लेकिन अपने पति की सेवा गरिमा खुद किया करती। उसके ससुर और सीमा के पति दोनों मिलकर एक कपड़ों की दुकान चलाया करते थे। ऐसे ही एक दिन महेश और मोहित घर आते हैं। गरिमा, मेरी चाय कहाँ है? मुझे घर आए 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी चाय नहीं आई। सीमा, मेरी चाय लेकर आओ। सारा दिन घर में आराम करती रहती हो, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि पति आ जाए तो उसे समय से सामान दे दो। सीमा ने नोटिस किया कि अब मोहित भी महेश की तरह होता जा रहा था। ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह भी अपनी सास की तरह अपने पति की सेवा करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मोहित कहता है, पापा, आप तो जानते हैं कि सूरत में कपड़ों का बहुत अच्छा व्यापार है। दरअसल मैं सोच रहा हूँ कि अपने दोस्त के साथ थोड़ा काम करने के लिए सूरत चला जाता हूँ। पर अगर मोहित तू सूरत चला जाएगा तो हमारी दुकान कौन संभालेगा? तू तो जानता है कि शादी का सीजन है। पापा, मैं वहाँ जो भी काम करूँगा वो यहाँ से 2 गुना होगा और मेरे दोस्त को भी मेरी जरूरत है। हमारी दुकान तो चल ही जाएगी। मोहित ये कहकर अपने दोस्त के पास सूरत चला जाता है। अब महेश अकेला अपनी दुकान संभालता था और जैसे ही वह घर आता, गरिमा उसके इशारों पर काम करती थी। ऐसे ही एक दिन गरिमा सीमा से कहती है, सुन सीमा, आज तेरे पिताजी लंच लेकर नहीं गए हैं और तू जानती है कि अगर वो ज्यादा देर भूखे रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तू उन्हें टिफिन देकर आ। अब सीमा अपने ससुर का खाना बनाती है और उन्हें देने के लिए दुकान पर जाती है। वह देखती है कि दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ है और उसके ससुर अकेले ही सब संभाल रहे हैं। वह भी ग्राहकों को साड़ियाँ दिखाने लगती है। ये वाली साड़ी लीजिए बहन जी, आपका रंग गोरा है ना, तो ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पर खड़ी एक और औरत बोलती है,
जरा मुझे भी बताओ, मुझ पर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी? 1 घंटा हो गया है मुझे दुकान पर भाई साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्यों नहीं बहन जी, बस इन्हें साड़ी दिखा दो, उसके बाद आपको साड़ी दिखा दूंगी। महेश भी ये सब देख रहा था और वह खुश था कि कम से कम उसकी बहू उसकी मदद कर रही है। वहीं जब वह देर से घर आती है तो गरिमा गुस्सा करती। ये सब क्या है सीमा? क्या तुम इधर उधर घूमने निकल गई थी? तुम्हें सिर्फ अपने पिताजी को खाना देकर आने के लिए कहा था। दरअसल बात ये है कि मैं ससुर जी की मदद करने लगी थी और ग्राहकों को साड़ियाँ दिखा रही थी, इसीलिए समय लग गया। आज के बाद उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। घर की बहू हो, ये सब काम करते हुए अच्छी नहीं लगती, समझी तुम? सीमा ये बात सुनकर चुप हो जाती है। सुन बहू, ये सब काम तेरे करने का नहीं है। मैं अभी भी तुझे समझा रही हूँ। अपने ससुर जी को साफ मना कर दे कि घर में बहुत काम होते हैं, तू ये सब नहीं करेगी। जब तक मोहित जी नहीं है तब तक मुझे ये काम कर लेने दीजिए, इससे पिताजी की भी मदद हो जाएगी। कभी कभी दुकान पर ज्यादा ग्राहक होते हैं तो पिताजी को संभालने में दिक्कत होती है। अगले दिन गरिमा के बहुत मना करने के बाद भी महेश ने सीमा को फिर से दुकान पर बुला लिया। उस दिन दुकान पर साड़ियों का नया स्टॉक आया था। सीमा ने न केवल ग्राहकों को साड़ियां दिखाई, बल्कि उन्हें पहनने के नए तरीके और मैचिंग ज्वेलरी के सुझाव भी दिए। बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। जितनी बिक्री पिछले 1 हफ्ते में नहीं हुई थी, उतनी आज अकेले तुमने करवा दी। जब भी मेरे गांव में किसी को तैयार होना होता था ना पिताजी, तो वो मुझसे ही सलाह लेता था। मेरी पसंद बहुत अच्छी है। तो जब तक मोहित गांव से वापस नहीं आ जाता, मेरे पास मेरी मदद करवाने आ जाया कर, घर का काम करने के बाद। तभी सीमा घर पहुंचती है तो गरिमा दरवाजे पर ही खड़ी थी। सीमा, मैंने मना किया था ना कि बाहर के ये काम बहुओं को शोभा नहीं देते। समाज क्या कहेगा कि महेश की बहू दुकान पर बैठकर सौदा करती है? कल से तू कहीं नहीं जाएगी। गरिमा, समाज भूखा होने पर रोटी देने नहीं आता। सीमा में हुनर है। आज इसकी वजह से हमारी दुकान का नाम हो रहा है। मैं इसे पूरा सपोर्ट करूंगा। गरिमा गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई। अगले कुछ हफ्तों तक यही चलता रहा। गरिमा ताने मारती और सीमा मुस्कुराकर दुकान चली जाती और अपने मन में खुद से बोलता है, बस मुझे अपने परिवार का काम अच्छे से चलाने में मदद करनी है। भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सीमा ने अपने ससुर से मंजूरी लेकर दुकान में डिजाइनर ब्लाउज का एक नया सेक्शन शुरू किया, जिसकी चर्चा पूरे शहर में फैल गई। तुमने सुना है बहन, वो गरिमा की बहू है ना, वो बहुत अच्छी साड़ी दिखाई है और पहनने के नए नए तरीके भी सिखाती है। और अब तो उसने जेवर और डिजाइनर ब्लाउज का काम भी शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। मैं उसकी दुकान पर गई थी, वो बहुत भली है, सबकी मदद करती है। तभी एक दिन मोहित सूरत से वापस लौटा। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया था और उसका सारा पैसा डूब गया था। उसे इतना परेशान देखकर गरिमा पूछती है, क्या हो गया बेटा? तू बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। जब तू यहाँ से गया था तो कितना खुश था, अचानक ऐसा क्या हो गया? पापा मम्मी, मैं बर्बाद हो गया। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया और सारा पैसा हड़प लिया। अब मैं क्या करूं? अब घर कैसे चलेगा? मेरी दुकान भी तो मंदी चल रही होगी। नहीं बेटा, तू गलत है। हमारी दुकान अब पहले से 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रही है और ये सब सीमा की वजह से मुमकिन हुआ है। आप महेश मोहित को सब कुछ बताता है और ये सब कुछ सुनकर मोहित भी खुश हो जाता है। तभी शहर के सबसे बड़े व्यापारी का फोन आया, जिन्होंने सीमा के काम को देखते हुए एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। गरिमा ने जब देखा कि जिस बहू को वह बाहर जाने से रोक रही थी, आज उसी की वजह से घर का मान और बैंक बैलेंस दोनों बढ़ गया है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं पुरानी सोच की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। मुझे लगा था कि बहू का काम सिर्फ चौका बर्तन है, पर तूने तो गिरते हुए घर को संभाल लिया।
तू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी और असली बिजनेस पार्टनर है। माँ जी, अब ये सब मत बोलिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने इस घर को हमेशा अपना समझा है और अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। अब मोहित आ गए हैं तो वो और पिताजी मिलकर दुकान चला लेंगे। तभी गरिमा सीमा का हाथ पकड़ लेती है और उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, सीमा बहू, मुझे माफ कर दे। दरअसल मैं अनपढ़ थी और मुझे शुरू से यही लगता था कि औरत का काम शादी के बाद सिर्फ पति की सेवा करना होता है और उसकी खुद की कोई जिंदगी नहीं हो सकती। लेकिन तूने मुझे असली रोशनी दिखाई है। हाँ, सच में तेरे साथ काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तू एक बहू नहीं बल्कि बेटी जैसी है। अब से हम मोहित की एक और दुकान खुलवाएंगे और तू और मैं मिलकर इस दुकान को चलाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो तुम्हें ऐसे ही हाल में छोड़कर चला गया था। अगर मेरे दोस्त का काम अच्छा चलता तभी तो मैं अपनी दुकान नहीं संभालता। मोहित और महेश यह देखकर मुस्कुरा उठे। अब गरिमा खुद सीमा के लिए चाय बनाकर दुकान पर भेजने लगी।